आज की जो कहानी है, आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं, इसको सुनने के बाद शुरुआत में तो आपको ये लगेगा कि ये सत्य नहीं, पर आज की जो घटना है वो 100% सही है। दरअसल एक 13 साल की लड़की, जिसके बड़ी उम्र के दो प्रेमी, दोनों से वो संबंध बनाती है, लगातार सिलसिला चलते रहता है। बाकी एक दिन ही लड़की जो है कि दोनों अपने प्रेमियों के साथ मिलके अपनी मां की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती, और दिखाया यह जाता है कि मां की दिल के दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। मां का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। बाकी महज 15 दिन बीतते हैं इसके बाद इस मामले का जब खुलासा होता है तो वाकई हैरान कर देने वाला होता है। एक 13 साल की लड़की आखिरकार इतने बड़े घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। बाकी ऐसा हुआ है तो इसको जानने के लिए आखिरकार ये लड़की अपने मां के साथ ऐसा क्यों की, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच आई हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। आप इस कहानी को सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसानियत आखिरकार इतना गिर क्यों गई। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करें। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही गुजारिश कि जैसे आप लोगों ने पहले यस के वारदात को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही आज भी जरूरत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आप लोगों तक नहीं जा रही थी। अब हमारी यही कोशिश है कि हम हर रोज आप लोगों तक एक छोटी बड़ी जानकारी लेके हाजिर हूं। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा प्रदेश से। उड़ीसा प्रदेश का एक जिला लगता है गजपति, और इसी जिले का एक इलाका है गुमेश्वर, और इसी गुमेश्वर के रहने वाली राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी दरअसल 13 साल पहले अपने पति के साथ रात के समय वो कहीं से वापस घर को लौट रही थी। रास्ते में उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती। अपने पति से वो गाड़ी रोकने की गुजारिश करती। पति राजलक्ष्मी से कहता है कि हो सके तुम्हें कुछ अजीब अगर जो सुनाई दे रहा है तो किसी की साजिश हो सकती। बाकी राजलक्ष्मी मानती नहीं है, बाइक को रुकवाती और रुकवाने के बाद आवाज को सुनने की कोशिश करती। उसे यह लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जरूर रो रहा है, क्योंकि रुक रुक के बच्चे की रोने की आवाज आ जा रही थी। अब उस इलाके में ढूंढते हैं, तभी देखते हैं कि एक पॉलीथीन में एक नवजात शिशु कोई लपेट के फेंक दिया है। अब जाती है, जल्दी से उस बच्चे को उठाती है। पहले तो उस पॉलीथीन से बाहर निकालती, उसको साफ सुथरा करती, इसके बाद चारों तरफ देखने की कोशिश करती है। बाकी तो अब उसे लग जाता है कि जब पॉलीथीन में पैक करके कोई फेंका है तो जरूर ये फेंक के कोई यहां से चला गया। घर लाके जब उसको देखती है तो वो एक लड़की होती। राजलक्ष्मी की उम्र लगभग 40 साल हो चुकी रहती है, उसके कोई बच्चे नहीं रहते। अपने पति से, अपने नात रिश्तेदारों से उस बच्चे के गोद लेने की बात करती है। कई लोग तो रोकते टोकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को पुलिस को दे देना चाहिए। बाकी वो पुलिस थाने जाके, अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाके और इस बात के लिए गुजारिश करती है कि इस बच्ची को मैं कानूनी रूप से गोद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं। अब यहाँ पुलिस भी अनुमति दे देती है। एक कागजी तौर पे उस लड़की को राजलक्ष्मी गोद लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। राजलक्ष्मी भी अब एक बच्चे की एक तरह से मां बन जाती है। उसके लालन पालन में सारा समय देने लगती है। पति भी मेहनत मजदूरी करता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्ची लगभग 6 साल की होती, और जैसे ही 6 साल की होती राजलक्ष्मी के पति की मौत हो जाती। और जब राजलक्ष्मी के पति की मौत हो जाती है तो राजलक्ष्मी
अपनी बेटी को लेके बिल्कुल अकेली हो जाती है। बाकी यहाँ अब बेटी को पालने का सवाल था। मेहनत मजदूरी करके राजलक्ष्मी अपनी बेटी को पालने लगती। बाकी अब उसे ये लगता है कि इसे स्कूल में अब दाखिला दिलवाना है, और गांव के इलाके में बेटी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी। अब वो लेके बरला खेमुंडी एक इलाका लगता है, वहां चली जाती है और वहां जाके अपनी बेटी जिसका नाम वो अनाया रखती, अनाया का एडमिशन कराती है। अनाया स्कूल में पढ़ने लगती है और इधर राजलक्ष्मी अपने भाइयों से मदद लेके घरों में मेहनत मजदूरी करने लगती है, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगती है, अपनी बेटी को अच्छा संस्कार देने की कोशिश करने लगती है, अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करने लगती है। उसकी यही सोच रहती है कि शायद ऊपर वाले मेरे पति को लिए इसीलिए अनाया से मुझे मिला दिए कि मेरे पति के जाने के बाद अगर जो कोई मेरा सहारा बनेगा तो वो अनाया हो। अब अनाया को धीरे धीरे वो पढ़ाने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी जैसे ही अनाया 13 साल की होती, एक दिन अचानक से अनाया अपने बड़े मामा शिव प्रसाद को फोन करती है और कहती है कि दरअसल मां को दिल का दौरा पड़ा है। मामा लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल किसी की मदद लेके जल्द से जल्द दीदी को लेके चलो, मैं कुछ देर में पहुंचता। अनाया कुछ लोगों की मदद से अपनी मां को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचती, जहां की डॉक्टर कहते हैं कि ये हॉस्पिटल पहले पहुंचने से पहले ही मर चुकी। अब अनाया रोती बिलखती फिर से वापस मां को लेके घर आ जाती है। तब तक उसके दोनों मामा भी आ जाते हैं, और जब मामा आते हैं आस पड़ोस की मदद से, और दोनों मामा मिलके अनाया के मां का यानी राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार करते हैं। अब अनाया बिल्कुल एक तरह से समझिए तो अनाथ हो जाती है। बाप का साया पहले ही उठ चुका, और जो माँ थी वो भी अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। जो बड़ा मामा शिवा प्रसाद था, वो भी सोचता है कि राजलक्ष्मी के जाने के बाद अनाया का क्या हो, इसलिए अनाया को अब अपने साथ हो अपने घर ले जाता है। बाकी उसके घर पे भी जो शिव प्रसाद की पत्नी होती, वो एक शिक्षिका होती, और अपने बच्चों को लेके वो दूसरे जगह पे रह के अपनी नौकरी भी करती और बच्चों को पढ़ाती लिखाती। बाकी शिव प्रसाद एक बिजनेस किया था, इसलिए बिजनेस के सिलसिले में वो दूसरे जगह रहता था, जहां की वो अनाया का एडमिशन कराता है और अनाया को अपने पास ही रखता है। धीरे धीरे हफ्ते दिन का वक्त गुजर जाता है। अनाया पूरी तरह से खुश रहने लगती, और अक्सर अनाया जहां पुराने जगह पे वो रहती थी वहां जाने के लिए मामा से अपने जिद करती, कहती है कि मामा यहाँ के स्कूल में मुझे ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगी, आप क्यों ना मेरे पुराने स्कूल में ही मेरा दाखिला करवा दीजिए, मैं अच्छे से रह के वहां पढ़ूंगी लिखूंगी। इसके बाद जो मामा होता है कहता है कि ठीक है, अभी कुछ दिन यहाँ रह लो, इसके बाद मैं तुम्हारा दाखिला वहीं करा दूंगी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जैसे 15 दिन का वक्त गुजरता है, एक दिन अनाया अपने मामा से कहती है कि ऐसा है मामा कि मेरा कुछ सामान वहां पे है, अगर जो आप कहें तो मैं जाऊंगी और वापस सामान लेके चली आऊंगी। मेरी कुछ बुक्स, मेरे कुछ सामान मेरी सहेलियों के पास है, मेरे फ्रेंडों के पास है। मामा अपनी भांजी को कहता है कि ठीक है, वो एक बस पे बिठा देता है। अनाया वहां से चली जाती। बाकी अनाया हड़बड़ी में अपना फोन पर्स में रखना भूल जाती है। जब मामा घर आता है तो देखता है कि अनाया का जो मोबाइल फोन है वो बेड पे ही पड़ा है, कपड़े के नीचे, उस पर रिंग बज रही। मामा वो उस फोन को उठाता है, देखता है कि उसमें लॉक नहीं लगा है। अब उस फोन को वो टटोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वो एक मैसेज पढ़ता है इंस्टा पे जाके, जहां की वो लगातार 2 लोगों से बातचीत की रहती है, जिसमें एक का नाम तो महेश भट्ट होता है। महेश भट्ट की उम्र लगभग 21 साल और एक मंदिर का पुजारी होता है, और दूसरा दिनेश साहू, जो कि इस महेश भट्ट का ही दोस्त होता है। अब इन दोनों लोगों से अनाया अक्सर चैट पे बात की रहती है, और उस दिन भी बात की रहती है। मैं बात कर रही हूँ,
28 अप्रैल 2025 की। अनाया जो है कि इन दोनों लोगों से मैसेज पे बात करती है कि दरअसल मैं माँ को नींद की गोलियां खिला चुकी, माँ पूरी तरह से सो चुकी, तुम लोग आ जाओ, अब हमारा काम को अंजाम देने का वक्त आ गया। इसके बाद वो जब दोनों आते और इसके बाद अपने काम को अंजाम देते, वापस से माँ को हॉस्पिटल लेके जाते और फिर पता चलता है कि इस दुनिया को छोड़ के राज्यलक्ष्मी चली गई। अब जब ये सारी बात मामा उस मैसेज में पढ़ता है तो मामा के तो होश उड़ जाते हैं, शिवा प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। अपने नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचता है, सारा मैसेज पुलिस वालों को दिखाता है। अब तुरंत पुलिस वाले उस लड़की को उठाते हैं जिसका नाम अनाया होता है। अनाया को जब थाने लाते हैं तो एक 13 साल की लड़की को टूटने में देर नहीं लगती और टूटती तो पूरी कहानी निकाल के रख देती। दरअसल जो अनाया थी जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। अक्सर उसकी माँ पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाती थी, जहाँ की गणेश भट्ट से उसकी मुलाकात होती। और जब गणेश भट्ट से उसकी मुलाकात होती तो गणेश भट्ट से वो बातचीत करने लगती और सिर्फ बातचीत नहीं करती, बल्कि गणेश भट्ट जब भी बुलाता तो अनाया उसके पास बिना किसी रोक टोक के चली जाती। जो ये गणेश भट्ट है धीरे धीरे इस अनाया को अपने प्यार के जाल में ऐसा फांसता है कि उससे अब संबंध भी बनाने लगता है। इस बात की जानकारी दिनेश साहू को लगती है। दिनेश साहू भी अब इस लड़की के साथ वैसा ही करने लगता है। दोनों अब महीनों तक क्या सालों तक इसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और अनाया को अपने प्यार के जाल में फंसाते रहते हैं। अनाया को ये एहसास कराता है कि इस दुनिया में अगर जो कोई उससे ज्यादा प्यार करता है तो वो गणेश भट्ट और दिनेश साहू। और अनाया को भी ये लगता है कि माँ तो मेरी सौतेली है, पर ये तो दोनों मेरे अपने हो गए। अगर जो इनके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से सुखी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब अनाया इनके प्यार में ऐसे पड़ती। फिर इसके बाद ये लोग समझाते हैं कि देखो, अगर जो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी तो जो माँ की प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम से हो जाएगी, और जब तुम्हारे नाम से हो जाएगी तो उसको हम लेगू बेचेंगे और बेच के एक आलीशान घर खरीद लेंगे। इसके बाद हम तीनों एक साथ रहेंगे, पति पत्नी बन के। अब अनाया भी यही करती है। अनाया इनके बताए अनुसार इनके जाल में उलझ जाती और इसके बाद ये दोनों जाते हैं मेडिकल शॉप से नींद की गोलियां खरीदते, अनाया को देते। अनाया अपनी माँ को 28 अप्रैल को खिलाती है दवा। इसके बाद जैसे वो खाते हैं, खाने में कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है, और जब बेहोश हो जाती है दोनों आते हैं उसके गला दबा के हत्या करते हैं। इसके बाद ये अपने मामा को फोन करती है कि माँ का दिल की दौरा पड़ने की वजह से मौत हो चुकी, माँ की हालत खराब है। मामा सजेस्ट करता है कि हॉस्पिटल लेके पहुंचो। अब वो सरकारी हॉस्पिटल ना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाती है, इसलिए कि उसकी माँ की जो है कि अक्सर हार्ट की दवा चल रही थी। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब वो सारी रिपोर्ट पहले की दिखाती है तो डॉक्टर समझते हैं कि दिल की दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई। वो कहते हैं कि इनकी मौत हो गई, घर लेके जाओ। अब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। बाकी कानो कान किसी को खबर नहीं। बाकी एक मैसेज के जरिए जब अनाया का असली चेहरा सामने आता है तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद वो माँ जो इसको पॉलीथीन में फेंकी थी सही ही की थी, क्योंकि राजलक्ष्मी ने उसे बचा के उसको जिंदगी दे के शायद बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ताकि राजलक्ष्मी को इस दुनिया से जाना पड़ा। तो ये तो तमाम बातें इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।